बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारी जो बुक है रियल एनालिसिस है उसका पहला जो चैप्टर दिया गया है वो रियल नंबर्स है। जो ये इस रियल नंबर्स और रियल एनालिसिस का ये पहला लेक्चर्स मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। इसके ज़रिए आपको रियल एनालिसिस की बेस आइडिया और कुछ रियल नंबर्स की समझ आएगी। फिर हम इनके नेक्स्ट चैप्टर्स और नेक्स्ट एक रिदम्स के साथ सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स को कंसल्ट किए जाएंगे ताकि रियल एनालिसिस के रेलिवेंट्स आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो सकें। चूँकि रियल एनालिसिस बेसिकली तब बनेगा जब हमारे पास कोई रियल लाइन होगी। कोई रियल लाइन अगर होगी तो वो कब बनेगी? जब हमारे पास कोई रियल नंबर्स होंगे। रियल एनालिसिस सारी की सारी एक रियल लाइन पे लाई करती है। वो नेगेटिव अफिनिटी टू पॉजिटिव अफिनिटी अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकती है, अलोंग वाई भी हो सकती है। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को इनटू पॉजिटिव एक्सिस और इनटू नेगेटिव एक्सिस डिस्कस करें तो ये सारे हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब आपने प्रीवियस छोटी क्लासों में रियल नंबर्स पढ़ा हुआ है कि भी ये किस तरह बनते हैं। ये हमें जी पता है कि भी ये सेट ऑफ रैशनल्स नंबर्स और सेट ऑफ इर्रेशनल्स नंबर्स दोनों के जॉइंट होने से बनते हैं। ये हम इनकी बात करते हैं कि भाई रैशनल्स और इर्रेशनल्स, वो रैशनल्स नंबर्स वो हमारे पास होते हैं कि भी अगर हम उनकी बात करें तो वो दैट नंबर दैट कैन बी डिफाइन इनटू पी बाय क्यू, वेयर एज पी एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये तो हो गए रैशनल्स नंबर। तो जो पी बाय क्यू की शक्ल में लिखे जा सके, मसलन मैंने लिखा 2/3, तो एक पी बन जाएगा, एक क्यू बन जाएगा। तो इस दौरान ये दोनों को अगर देखो तो जो 2 है और जो 3 है ये क्यू में लाई कर रहे हैं और इनमें से कोई भी यानी कि क्यू लाजमन तौर पे ज़ीरो ना हो तो 3 ज़ीरो भी नहीं है तो फिर ये आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो रैशनल नंबर की शक्ल में ना लिखे जा सकें वो हमारे इर्रेशनल्स होते हैं। इर्रेशनल्स में मसलन मैंने एक मसाला लिख दिया, √2 लिख दिया, चाहे नीचे 3 है ही है, या मैंने 1/√3 लिख दिया, तो वो अगर अंडर रूट्स को देखो तो ये पी बाय क्यू तो बन रहे हैं, लेकिन हमने दूसरी शर्त कही थी कि भी वो इंटीजर्स में से लाई करें। अब ये बेसिकली आप देखें तो सेट ऑफ इंटीजर्स आपके पास जो होते हैं वो 0, पॉजिटिव नेगेटिव 1, प्लस माइनस 2 और इस तरह ये सारे होते हैं। अब ये तो कहीं पे भी √2 या √3 इधर लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये इनमें एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं तो फिर ये इर्रेशनल्स हो जाएंगे। जब इर्रेशनल्स हो जाएंगे और रैशनल्स भी हमें पता चल गए, वो सारे के सारे रैशनल्स और इर्रेशनल्स हमारे पास यहाँ इसी लाइन के अंदर लाई करते हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं रह जाता है मास वाई सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। वो एक अलग चीज़ है कि भी हमारे पास अगर हम उनकी बात करें तो ये √2 की जगह पे हमारे पास -√2 आ जाता तो उस पे हम अलग डिस्कशन करेंगे। अभी उस पे नहीं हम आ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रियल लाइन कैसे बनती है, उनकी वजह से रियल नंबर्स को हम कैसे ये डिस्कस करते हैं। अब रियल लाइन पे चूँकि रैशनल्स भी मौजूद होते हैं सारे के सारे, वो आपके लाज़िमन नहीं है कि इस तरह ही हो। आपका 1 भी रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल, 3 भी रैशनल, क्योंकि इनको आप अगर लिखें तो ये हमारे पास मसलन मैंने 5 लिखा है तो 5 के नीचे 1 मौजूद है। एक पी हो जाएगा, एक क्यू हो जाएगा और दोनों इंटीजर्स में से लाई कर रहे हैं। आप -5 लिखते हो, माइनस जो है 2 लिखते हो फिर भी ठीक है। ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पे लाई करेंगे। इसी तरह अंडर रूट वाले और उसके अलावा जो इस तरह सिंपल आप लिख सकते हो, ये सारे रैशनल्स इर्रेशनल जॉइंट हो जाते हैं तो हमारे पास रियल लाइनें बन जाती है। जी, ये था आपका रियल लाइन। इन रियल लाइन्स के बनने की क्या होता है कि भी सारे नंबर्स मौजूद होंगे रियल लाइन के ऊपर तो वो सारे रियल नंबर्स की वजह से आपकी रियल लाइन बन जाएगी। अब जब रियल लाइन या रियल नंबर्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे पास सेट्स के कोई ना कोई एलिमेंट्स होते हैं। मसलन मैंने अगर कोई ए सेट लिया है उसमें बिलफर्ज मैंने 1 2 3 ही लिए हैं, हमें ये बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। जब ये सेट मौजूद होगा उसको हम किसी बड़ी नोटेशन से डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने ए लिख दिया तो फिर वो हमारे पास उनके जो लेटर्स होते हैं इनको आप लेटर्स कहते होते हैं। वो जो लेटर्स हैं वो हमारे पास अगर किसी सेट की शक्ल में लिखे जा सकें तो सेट को आप बड़ी नोटेशन से आइडेंटिफाई करें
तो वो उनके ये एलिमेंट्स कहलाएंगे हमारे पास सेट्स के। ठीक है जी, ये पूरा सेट कहलाएगा। तो ए इज एन एलिमेंट ऑफ दिस, मसलन मैंने लिख दिया एक कोई बिलफर्ज बी सेट लिया, तो उसमें मैंने ए बी सी डी एक मिसाल चंद ले लिए, तो ए इज द एलिमेंट ऑफ दिस ऐसे होगा। क्योंकि इधर उसने उसको सेट ए कहा हुआ है, तो हम जी इसको ए कह देते हैं जी। ए इज द एलिमेंट ऑफ दिस, ए बिलोंग टू ए। अगर बी की बात करेंगे तो बी बिलोंग टू ए, वो उसमें ताल्लुक रखेगा। ये जो एलिमेंट होता है, इसका लामत का मतलब होता है बिलोंग टू। ठीक है जी, तो वो बिलोंग कर रहे हैं जो जो एलिमेंट्स। जो इसमें नहीं है, मसलन मैं ई की बात करूं, मैं ई की बात करूं तो ई इसमें मौजूद नहीं है, तो ई इज नॉट बिलोंग टू ए हो जाएगा जी। ये था हमारे पास कि जो एलिमेंट्स मौजूद नहीं होगा वो आपके पास नॉट बिलोंग से तलक रखेगा। अब जब हम इनकी बात करते थे तो इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करें तो एक्स वेयर एस एक्स बिलोंग टू सम प्रॉपर्टीज आर दिस, जैसे हमने इसकी बात की है। ये अब सारे एक्स हैं, अगर जर्नल में बात बताऊं तो, ना हम ए की करें बात, ना बी की, ना सी की, जैसे ये की है, हम इनको एक्स कह दें, तो एक्स जो होगा वो किसी न किसी एक ही प्रॉपर्टीज में से बिलोंग करेगा, तो फिर सेट कहलाएगा ये। फिर तब आप ब्रैकेट्स में लिख सकते, और फिर वो उसकी कोई सेट की नोटेशन होगी जी। ये था सेट। अब आगे है, अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट्स मौजूद ना हो, मसलन मैंने ये कोई ए सेट ले लिया, इसमें कुछ भी मौजूद नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी सेट मौजूद ना हो तो वो आपका एम्प्टी सेट कहलाता है, और उसको आप इस तरह जो डिनोट करते हैं, जैसे ये मैंने लिख दिया है। Set whose elements are chosen to given set X is called a subset। जो आप एलिमेंट्स किसी सेट में से चूज करते हो वो उसका सबसेट कहलाता है। इससे क्या मुराद है, ये मैं रफ पेज पे कर रहा हूँ जी। मसलन मैंने एक ए सेट लिया, ए बी सी डी ई एफ एक मिसाल, यहाँ से मैंने एक नया सेट कोई बी डिफाइन कर दिया, जिसमें मैंने कोई दो तीन एलिमेंट ले लिए। बिलफर्ज मैंने ये ले लिया सी डी और हमारे पास ई। जब ये इसके अंदर से चूज किए हैं तो फिर बी जो होगा वो सब सेट होगा इस ए का, क्योंकि वो उसके अंदर मौजूद है। तो इसको हम लिखते कैसे होते हैं, बी ये सब सेट की अलामत होती है ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ये, तो फिर वो हमारा उसका सबसेट होगा। मैंने इस तरह बयान कर दिया, उसने एक एक्स सेट ले लिया, उसमें से कोई चंद एलिमेंट्स ए ले लिए हैं, तो वो हमारे पास ए सबसेट होगा। अब वो कह रहा है कि अगर ए सबसेट एक्स का हो, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, देन ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। यहाँ बात क्या कह रहा है कि भी, मैं एक मिसाल है, चलो उसी से समझा देता हूँ आपको। इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं, सारे सेट को ए बी सी डी ई एंड एफ, और हमने जो ये कहा था इसको मैं ए कह देता हूँ, सी डी ई। यहाँ बात ये बता रहा है कि आप कोई ऐसा ए जो है कंटेन इन एक्स है, ठीक है जी, ये हमारे पास। अब कहता है कि इफ देयर इन एलिमेंट ऑफ एक्स, हम इस एक्स में से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, लेट कोई भी आपने उठाया से, मैं मसलन एक मिसाल है एफ की बात करता हूँ या बी की बात करता हूँ, कोई भी, वो बिलोंग टू एक्स है, चले मैं बी भी लिख देता हूँ, बिलोंग टू एक्स है। अब इनको देखें तो ये आपके सेट्स के एलिमेंट्स एक्स में तो हैं, लेकिन अगर इनको देखते हैं तो बी बी ए में नहीं है, एफ बी ए में नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, जो है वो ए प्रॉपर सबसेट होगा एक्स का। फिर हम ए को क्या कहेंगे, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है जी। इसी तरह अगर वो हमारे पास सारे कंटेन कर रहे हैं तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। जैसे कि ये है, ये सारे के सारे इधर भी मौजूद है, आप इधर से कोई ऐसे एलिमेंट्स लेते हो वो इधर भी मौजूद हों, जो भी आप चूज करते हो, तो वो आपका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ये दोनों में फर्क था। नेक्स्ट वन, ये आपने प्रीवियस स्मॉल क्लासेस में पढ़ा होगा कि भी कोई दो सेट हों तो उनका यूनियन भी जो है वो
उन दोनों का इकट्ठे होने से बनता होता है। तो हमने ए यूनियन बी की बात की, तो एक्स जो होता है वो ए में भी मौजूद होता है और एक्स या फिर एक्स बी में मौजूद होता है, यानी कि दोनों सेट्स को आप कंबाइन कर देते हो। अगर इंटरसेक्शन में बात करते हैं तो फिर आर नहीं आएगा, एंड आएगा। एंड में ये होता है कि भी आप वो एलिमेंट्स इसमें से भी होना ज़रूरी है, वो एलिमेंट्स बी सेट में भी होना ज़रूरी है। हमारे पास ए सेट में भी वो एलिमेंट मौजूद हो, बी में भी मौजूद हो। इससे मुराद ऐसे ही है कि भी मैंने ए भी लिया 1 2 3, सपोज बी मैंने लिया 2 3 4। एक मिसाल है, छोटा सा मैं सेट ले लेता हूँ। तो अगर हम यूनियन की बात करें तो वो कहता है इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है, आप वो लिख देंगे। लेकिन अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो फिर वो इधर बी होना ज़रूरी है, वो इधर बी होना ज़रूरी है। सेम इसी तरह इधर भी होना ज़रूरी है, इधर भी, वो आपके इंटरसेक्शन में आएंगे जी। और अगर कॉम्प्लीमेंट की हम बात करें, कोई भी सेट कॉम्प्लीमेंट में है तो कॉम्प्लीमेंट सेट कब कहलाता होता है, जब हम यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दें, या दूसरा कहते हैं कि भी एक्स बिलोंग टू एक्स हो लेकिन वो ए में ना हो। जैसा इधर मैंने ये वाली प्रॉपर सबसेट की बात की कि कोई ऐसा एलिमेंट हो वो इसमें तो हो लेकिन इधर ना हो, उसको हम कहते होते हैं। मसलन मैंने एक एक्स सेट ले लिया 1 2 3 अप टू 10 तक, ठीक है जी। मैंने ए सेट ले लिया जी, हमारे पास 5 6 7, सपोज जितना मर्जी आप ले सकते हैं। मैं जी ए का कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो मैं एक्स में से ए को माइनस करूँगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए, ठीक है जी। वो क्या है, आपने एक्स का लिया 1 2 3 सॉन 10 माइनस ए 5 6 और 7 है जी। आपने अब वो एलिमेंट्स लिखने हैं ए कॉम्प्लीमेंट में जो इधर तो हों लेकिन इधर ना हो, या दूसरी बात ये वाले सारे इधर से माइनस कर दें, 5 6 7 इधर से माइनस कर दें, मौजूद हैं हमारे पास। तो बाकी जो बच जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 निकल गया, 8 9 और 10 हमारे पास आ जाएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। सेम एज इट डिफरेंस की बात करें, तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो कोई भी दो सेट हमारे पास मौजूद हों, मसलन मैंने एक ए सेट कह दिया, वो भी बिल्कुल इसी तरह यूनिवर्सल सेट जैसे ही होता है, 2 3 4 5 जितना भी है, ये एक मिसाल है। दूसरा मैंने बी ले लिया 2 3 4 5 6 7, एक मिसाल है सपोज। तो हम ए माइनस बी भी लिख लेते होते हैं, ए डिफरेंस बी ऐसे भी लिख सकते हैं। उसमें आपने ए सेट लेना है 1 2 3 अप टू 6 तक है, आपने बी सेट लेना है 2 3 अप टू ये भी 6 तक है। सेम एज इट जैसे पिछले में किया है, वो वाले आपने एलिमेंट्स लिखने जो इधर तो हैं लेकिन इधर नहीं होने चाहिए, या निकाल दें आप, या इसमें वो मौजूद हों, इधर वाले नहीं लिखने हैं। इससे मुराद ये है कि भी दो इधर मौजूद है ना, तो आप इधर से नहीं लिखेंगे, फिर आप जो बचेगा वो लिखेंगे। 3 4 5 6 वो सारे हैं वो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 ना आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा डिफरेंस सेट होता है जी। ये थी कुछ सेट्स की प्रॉपर्टीज़। नंबर सेट की अगर हम बात करें तो रियल नंबर्स, तो नेक्स्ट हम इससे आगे रिलेशंस वगैरह को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो इस तरह हमारा एक रिदम के साथ रियल एनालिसिस का टॉपिक चलता जाएगा। आपके सारे थ्योरम्स, रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस या कोई भी प्रोपोजिशंस वगैरह होगी, इंशाल्लाह हम उनको सॉल्व करते जाएंगे। अब अपना कमेंट जो है ना बताइएगा, कोई भी क्यूरी हो, आपको कोई इश्यूज हों रियल एनालिसिस के रेलिवेंट, मैं इंशाल्लाह आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।